चलिए आइए, नमस्कार साथियों। हम स्वागत करते हैं अपनी केमिस्ट्री की जो है मैराथन क्लास जो हम लगातार करते आ रहे हैं। उस केमिस्ट्री के मैराथन क्लास में अगले क्वेश्चन जहां से हमने कल क्वेश्चन रोका था उसके आगे से 160 नंबर क्वेश्चन से हम करते हैं और चैप्टर का नाम था गैसों के अणुगतिकीय सिद्धांत। ठीक है, उनसे हम करने वाले हैं और मैंने इसके पहले भी कई लगभग 5 से 7 वीडियोस आपकी मैराथन मतलब केमिस्ट्री में जो मध्य प्रदेश पुलिस के परीक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उन्हें पढ़ लेना है। ये पीडीएफ मैंने बोला कि ये पीडीएफ सेल्फ मेड पीडीएफ है, मेरे द्वारा बनाई गई पीडीएफ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। तो इस पीडीएफ को भी आप लेके इसे आराम से परचेस कर सकते हैं। इसके बाहर से क्वेश्चन का वेटेज नहीं रहने वाला। अभी जो रेलवे ग्रुप डी के जो लगातार जो पेपर हो रहे हैं ना, तो प्रतिदिन के एनालिसिस के हिसाब से जिन्होंने परचेस किया उनका लगातार रिव्यू यही है कि सर इस पीडीएफ मतलब ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है ये पूरी की पूरी सफिशियंट है। तो जिसे भी इसे परचेस करना है आप महज 51 रुपए पे करके आप इस सीरीज को आप पीडीएफ को परचेस कर पाओगे, जिसमें आपको बायोलॉजी के लगभग 3000 क्वेश्चन और फिजिक्स के लगभग 2900-3000 और केमिस्ट्री के 3000 क्वेश्चन है। तो इतना ये सारा सीक्वेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर सारे के सारे चैप्टर इतने में मतलब पूर्ण करते हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। या आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोलो या कोई भी क्वेश्चन आप बोलो, तो जिन्हें भी इस पीडीएफ को परचेस करना है आप ले सकते हो। सिंपल सा आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी, आप या तो उसे प्रिंट करा लो या फोन पे पढ़ना है तो आप फोन पे पढ़ सकते हो। आ जाइए हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी जो है तो 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक से उठाए गए सारे के सारे क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। चलिए हम शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चन का हम आगाज करते हैं। और आइए इधर कंसंट्रेट हो जाइएगा। लिखा हुआ किसी गैस के अणुओं की आरपीएस चाल भी आरएमएस और गैस का घनत्व पी हो तो गैस के दाब का सूत्र क्या होता है। मैंने कल भी बताया था और आज फिर से बता देता हूं कि P बराबर 1/2 पीवी स्क्वायर और आरएमएस होता है। ठीक है, आगे यदि किसी गैस के एक अणु की द्रव्यमान m तथा वर्ग माध्य मूल वेग भी आरएमएस है तो उसकी गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होता है। यह मैंने आपको बताया है कि E बराबर क्या होता है। E बराबर क्या होता है बताओ। सॉरी ये नहीं होता, ये होता है E बराबर 1/2 mv स्क्वायर। v का मान आरएमएस में है इसलिए ये भी आरएमएस में ही रहेगा। किसी गैस में वेगों के मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण आरेख का शिखर क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, सबसे संभावित चाल दर्शाती है उसकी। ताप बढ़ाने पर मैक्सवेल वेग वितरण किस ओर दिखता है, तो ये दाईं ओर से नीचे जाता है। कहां पे, दाईं ओर से नीचे की ओर जाता है। स्थिर ताप पर यदि किसी गैस का आयतन 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके माध्य मुक्त पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका क्या होता है 4 गुना बढ़ जाता है। किसी द्विपरमाणु अणु की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात लैम्डा Cp/Cv, ये कल भी हमने कराया था, आज फिर से आपको बता देता हूं 1.40 होता है। याद रखना, ठोस पदार्थों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या लिखा है, डोलोंग पेटिट लॉ के अनुसार उच्च ताप पर कितना होता है। ये कितना होता है, 3 गुना मतलब 3r होता है। यदि किसी गैस में अणुओं का माध्य मुक्त पथ लैम्डा प्रति इकाई लंबाई में क्या लिखा है की संख्या कितनी होती है, तो 1 लैम्डा होती है। याद रखना। आगे हम क्वेश्चन करते हैं 169 क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है कि एक आदर्श गैस का समतापी। कल मैंने आपको बताया था कि आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी होता है, जिसमें पीवी क्या होता है, एनआरटी क्या होता है। लगातार इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं बाबू, लगातार। अब रेलवे ग्रुप डी का पेपर उठा के देखो, एनालिसिस उठा के देखो, लगातार इनसे क्वेश्चन बन। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थोड़ा देखो, थोड़ा तो टफ क्वेश्चन रहेंगे यार, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये पता चल जाए कि इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं जा रहा, उतना सफिशिएंट मटेरियल मिल जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए जब एक आदर्श गैस का समतापी प्रसार होता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है, तो वो नियत रहती है। जब किसी गैस का रुद्धोदन संपीड़न किया जाता है तो गैस का ताप ऑलवेज बढ़ता है बाबू, ऑलवेज बढ़ता है। वास्तविक गैसें किस इसमें वांडर वाल समीकरण, ये समीकरण लिखा आरटी सटीक पालन करती हैं। तो जब दाब बहुत अधिक ना हो और ताप बहुत कम होता है तब 1 मोल आदर्श गैस की टी केल्विन ताप पर कुल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, तो वो होता है 3/2 RT। याद रखना है, एक अणु गैस की टी केल्विन ताप पर औसतन स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, तो 3/2 और क्या होता है kT। याद रखना है किसी गैस के 1 मोल के लिए। अब बताओ ये सवाल ग्रुप डी का रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड और अभी आया था।
कि मेयर का सूत्र क्या, मैंने आपको कल भी बताया कि Cp माइनस Cv इजकल टू R। ये देखो ये लिखा, ये होता है मेयर का सूत्र, कई बार पूछा गया, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि किसी गैस का Cp बटे Cv बराबर 1.33 तो उस गैस अणु में परमाणुकता कितनी होगी, तो परमाणुकता कितनी होगी, त्रिपरमाणु होगा, त्रिपरमाणु या उसी को हम बहु परमाणु कहते हैं। किसी गैस के अणुओं की औसत चाल, ये भी क्वेश्चन हमने आपको कल कराया है। VAB और RPM में क्या संबंध होता है, तो आपको याद रखना है VAB बराबर 0.921 होता है। किसी गैस के अणुओं की सबसे संभावित चाल, RPM चाल का क्या संबंध होता है बताइए, ये होता है B। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, इनकी ये आप प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इनका आंसर किसी भी हाल में आप नहीं लगा सकते हो, कैसे भी। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं टिक कर पाओगे। समान आयतन समान ताप पर यदि हीलियम और मीथेन गैसें दो अलग अलग बर्तनों में बंद है और अणुओं की संख्या समान है तो दाब का अनुपात ऑलवेज 1:1 होता है, मतलब समान होता है। गैस के अणुओं द्वारा दीवारों पर लगाया गया दाब किस प्रकार बल उत्पन्न करता है, तो किस प्रकार, सभी दिशाओं में समान रूप से बल लगाता है। गैस के अणुओं द्वारा दीवारों पर लगाया गया दाब किस प्रकार का, एग्जाम्पल हम समझते हैं ना, अरे यार एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या ये चीज होती है। मान लो तुमने एक प्रेशर कुकर चढ़ाया, मान लो तुमने एक गैस पे प्रेशर कुकर चढ़ाया और तुमने उसमें चावल के दाने डाले चावल पकने के लिए। अब चावल है, नीचे से गैस लग रही है, मतलब उसका ताप बढ़ रहा, ताप बढ़ेगा तो क्या ताप ऐसा होगा कि केवल सेंटर पे लगेगा, नहीं बाबू ऐसा नहीं होता। ताप उस संपूर्ण प्रेशर कुकर जो होगा ना, संपूर्ण प्रेशर कुकर की पूरी बॉडी पे बराबर लगेगा, और बराबर पे लगेगा तभी तो आपका पूरा चावल पकेगा, नहीं तो ऐसा होता तो बीच बीच का चावल पक जाए, किनारे का चावल ना पके, ऐसा नहीं होता है ना। तो ताप क्या होगा, पूरी बॉडी पे बराबर ताप लगेगा, ठीक है। किसी गैस के अणुओं की गतिज स्थिति, क्या लिखा है, किसी गैस के अणुओं की स्थिति प्रभावी संकट क्षेत्र का मान क्या होता है, ये होता है पाई डी स्क्वायर, याद रखना है पाई डी स्क्वायर। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी गैस का परमताप T बढ़ाकर 40 कर दिया जाए तो गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग कितना होता है, ये होता है कितना, 2 गुना। वास्तविक गैसों के लिए बायल ताप का मान वांडर वाल नियतांकों के पदों में क्या होता है, कई बार पूछा जाता है, ये होता है Tp बराबर A अपॉन का क्या, RB। वास्तविक गैसों के लिए क्रांतिक ताप और बायल का में क्या संबंध होता है, याद रखो T बराबर 8/27 T होता है। किसी गैस के अणु का व्यास d, उसके प्रभावी संघट्ट क्षेत्र का मान अभी मैंने जस्ट बताया पाई डी स्क्वायर, याद रखना। किसी गैस के अणुओं की औसत मुक्त पथ पर गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है भाई, तो क्या होता है, लैम्डा मतलब समानुपात होता है किसके, v के, याद रखना है आपको। चलिए आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। 200 क्वेश्चन है, इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर ईंधन पे हम मूव करेंगे, ठीक है। तो महज कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है, फिर जब नए चैप्टर पे आएंगे फिर नया चैप्टर आपको क्या होगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया होगा ना, उनको समझ में नहीं आएगा, जब ये हम अगले चैप्टर पे अभी मूव करेंगे 20 चैप्टर 20 क्वेश्चन के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देख लो एक बार थोड़ा सा, ठीक है आ जाइए। 186 नंबर का क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस के लिए संपीड़न गुणांक Z बराबर पीबी अपॉन एनआरटी का मान कितना होता है, इसका मान ऑलवेज 1 होता है। यदि किसी वास्तविक गैस के लिए संपीड़न गुणांक Z बड़ा हो 1 से तो इसका अर्थ क्या होता है, कम संपीड़नी होता है। गैस के अणुओं की 3 चालों आरपीएस चाल, औसत चाल और सबसे संभावित चाल सही संबंध क्या होता है, ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ये लगातार डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में। आपको याद रखना है ये होता है VMP छोटा होगा VAB से और वो छोटा होगा VRMS से। मैंने आपको VAB क्या है, MP क्या है, RMS क्या है, सब कुछ एक एक चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। यदि नहीं देखा तो जाके आप देख लेना एक बार। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस के अणुओं में आरपीएमएस चाल भी ताप को कितना बढ़ा दिया जाए कि आरपीएस चाल बढ़कर 2B हो जाए तो कितना 819 सेल्सियस। वान डेर वाल समीकरण में प्रयुक्त स्थिर अंक A और B किस पर निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं किस पर, गैस की प्रकृति पर। यदि किसी गैस में अणुओं का व्यास d आधा कर दिया जाए तो मुक्त पथ कितने गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितने गुना, 4 गुना। कमरे के ताप पर किसी एक परमाणु गैस के अणु के लिए ऊर्जा के सम विभाजन नियम से प्रति मोल कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, तो 3/2 RT होगी। नियत दाब पर
किसी द्विपरमाणु गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा? तो 7/2R हो जाएगा। जल के त्रिक बिंदु मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का ताप केल्विन पैमाने पर कितना होगा? तो वो होगा 273.15 केल्विन। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में एन किसको व्यक्त करता है? अब आप बताओ, यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन को क्या अटेम्प्ट कर पाओगे? एन मैंने कल ही पढ़ाया था जो मोलों की संख्या होती है। देखो इसमें लिखा होगा, ये लिखा गैस के मोलों की संख्या। ये देखो गैस के मोलों की संख्या मैंने पी आपको बताया था, बी आपको बताया था, आर आपको बताया था, टी बताया था। इनसे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लीज इन पे आप गौर कीजिए और प्लीज इनको पढ़ने का जरूर एक बार समझने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? जब किसी बंद कमरे में बिजली का पंखा चलाया जाता है तो कमरे की हवा का ताप क्या होता है? तो कमरे की जो हवा का ताप होगा वो क्या होगा भाई? बढ़ेगा यार, सिंपल सा। यदि किसी गैस में ध्वनि का वेग Vs तथा अणुओं का वर्ग माध्य मूल Vrms है तो Vs का मान ऑलवेज क्या होगा? तो इसका मान ऑलवेज क्या होगा? Vs से बढ़ता है, Vs से बढ़ता है। ये हमारे पास आंसर भी है। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि गैसों के लिए लैम्डा Cp Cv का मान हमेशा कितना होता है? ये 1 से क्या होता है? अधिक। एक बंद बर्तन में नाइट्रोजन गैस बंद है। यदि बर्तन को एक गाड़ी में रखकर तेज गति से चलाया जाए तो बर्तन के अंदर गैस का ताप का होगा? तो ताप उसका अपरिवर्तित, ताप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परम ताप T पर किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा E किसके समानुपाती होता है? तो E समानुपाती किसके? T की। ठीक है, गैस के अणु निरंतर यादृच्छिक गति करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अणुओं के बीच टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। औसत गति ऊर्जा केवल परम ताप पर निर्भर करती है। कल मैंने आपको बताया परम ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। मैंने आपको बताया वास्तविक गैस से कम दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस के समान क्या करती हैं? व्यवहार करती हैं। आइए, ये आपके पास कुछ नियम। एक बायल का नियम क्या होता है? पीवी बराबर नियत। ठीक है, चार्ल्स का नियम V/T नियत होता है दाब पर। मतलब गैसों के लिए नियम है कि गैसों पे ये किस प्रकार से काम करते हैं। गेल लुकास का नियम नियत होता है। एवोगाड्रो का नियम नियत होता है। डाल्टन का नियम ये लिखा है P बराबर P1 P2 P3 ये डैश डैश। ठीक है, अब देखो ये लगातार इनसे लगातार फार्मूले और लगातार इनसे लगातार सारे एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। पहला आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी मैंने आपको बताया। Z बराबर पीवी अपान एनआरटी होता है और Vrms बराबर √3RT अपॉन का m और VAB बराबर होता है √8RT अपॉन का पाई m। ठीक है, यहां से देखो मतलब सारा का सारा मान लिखा है, सारे के सारे समीकरण लिखे हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इनको बार बार आप पढ़ना, प्लीज बार बार पढ़ना। चलिए आइए, 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। और अगला चैप्टर हमारा क्या है? अगला चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, लगातार क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। अगला चैप्टर हमारा है ईंधन के प्रकार एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो इस चैप्टर के भी लगभग हम 200 क्वेश्चन करेंगे और 200 क्वेश्चन अपने आप में तगड़े क्वेश्चन है, अपने आप में तगड़े क्वेश्चन है। अगर आप एक दिन में भी यदि आप 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन यदि साइंस के केमिस्ट्री के आप रेडी कर रहे हो ना, आप मेरी बात मानो यार, एग्जाम का समय आते आते आपसे केमिस्ट्री का ऐसा सिंगल टाइप नहीं बचेगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे ना बने। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक बात हम आपको बता दूं। ठीक है, सफलता के लिए ना आपको लगातार लगना पड़ता है, लगातार। यदि आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है चीजों को करने का, आप थोड़ी थोड़ी चीजों पे थक जाते हो, थोड़ी थोड़ी चीजों को लेके आप बैठ जाते हो, मन से अपने हार जाते हो। आपने सुना है ना कि आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो, इसलिए जैसा बनना है वैसा सोचो। सुना है ना, वो वास्तव में ऐसी सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ना जो हमें करना है, जैसा करना है, उस प्रकार से हार्मोन्स निकलने हमारी बॉडी में बनने लगते हैं। अगर आपको लगे कि यार मैं 6 राउंड नहीं लगा पाऊंगा, 4 राउंड नहीं, मैं इतनी देर तक वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, आपकी बॉडी वैसा एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको थकान लगेगी। मैं रियल बात बता रहा हूं। इसलिए आपको जो करना है, जैसा करना है वैसा सोचो और खाली सोचो ही मत, उसको ग्राउंड लेवल पे उसको उतारो, करने का ट्राई करो। अभी आपके पास मैंने आपको बोला कि 10 से 12 दिन बचे हैं मध्य प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आने के लिए, और आप सोचो कि आपका अक्टूबर को शेड्यूल है, अक्टूबर नवंबर का आपका शेड्यूल है कि एग्जाम होना है। आप सोचो कि आपका भी मैथ आपका सेक्शन वीक है, आप रीजनिंग में ज्यादा समय लगा रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तीनों साइंस पढ़ना है, आपको एमपी भी पढ़ना है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी पढ़ना है, पूरा वर्ल्ड पढ़ना है, संसार का पूरा मतलब सारी जीके पढ़ना है आपको। सोचो कितना विस्तृत चीजें हैं और एग्जाम में क्या कहां से आएगा किसी को नहीं पता। तो आपसे कम सारी चीजें आप पढ़ो ना,
अभी से यदि रूटीन पे सेट हो जाओगे तो चीजें कर पाओगे। और सोचो कि एग्जाम आएगा फॉर्म भरने के बाद तो मुश्किल, इम्पॉसिबल। वो व्यक्ति आपसे ऑलरेडी आगे हैं जो लगातार 12-13 घंटे, 14-14 घंटे समय दे रहे हैं। आपने तो अभी समय देना शुरू ही नहीं किया, आप एक बार सपना देख रहे हो, ख्याली पुलाव पका रहे हो, पुलाव नहीं पकाओ, उसके लिए काम करो यार, ठीक है। और काम करोगे तो चीजें होती हैं। फिर आ जाओ अगला चैप्टर, मैंने बोला कि ईंधन, ईंधन के प्रकार एवं उनके अनुप्रयोग से हम क्वेश्चन करते हैं और आराम से हम करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक ईंधन की श्रेणी में रखा गया है, मतलब प्राइमरी फ्यूल कहा जाता है। तो लकड़ी को, मतलब अगर कुछ मिले या ना मिले, लकड़ी तो हमेशा हर टाइम सभी जगह पे मिलती है, तो प्राइमरी फ्यूल मतलब क्या, प्राथमिक ईंधन किसे कहा जाता है, लकड़ी को। एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कई बार पूछा। इसका मुख्य घटक, मतलब इसमें कौन सी गैस होती है, तो इसमें नॉर्मली भरी होती है कौन सी, ब्यूटेन गैस, याद रखना है ब्यूटेन। लेकिन जब वो एक गंध आती है ना, जब भी आपके घर में हमको पता चलता है कि गैस खुली है, मम्मी भाग के जाती है बंद करने, वो किस गैस, तो मिथाइल मरकैप्टन गैस होती है, ठीक है, याद रखना। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीएनजी, अब आपसे सीएनजी का फुल फॉर्म, सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब बोलो कि ये पेपर में नहीं आता, बहुत आता है ये। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, मेथेन। घरेलू रसोई गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंध युक्त, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, 1 मिनट पहले बताया, क्या मिला जाता है, एथिल मरकैप्टन लिखा है अच्छा इसको एथिल मरकैप्टन भी कह देते हैं। मैंने मिथाइल मरकैप्टन पढ़ा था, पर एथिल क्या कहां गया भाई, एथिल, सॉरी ये वाला है एथिल मरकैप्टन भी इसको कहते होंगे, तभी इसमें आंसर है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, बताओ किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा, किसका ताप सबसे अधिक होगा, तो किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का ताप क्या होता है, सर्वाधिक होता है। आ जाइए छठवें क्वेश्चन पे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करती है, मतलब पदार्थ में जलन शुरू हो जाती है तो क्या कहते हैं, ज्वलन ताप हम कहते हैं। कोयले का कौन सा प्रकार सबसे उत्तम, मतलब उत्तम कार्बन प्रतिशत मतलब माना जाता है, तो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट कोयले को सबसे अच्छे किस्म का कोयला हम मानते हैं। भूरा कोयला, ब्राउन कोल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हम कहते हैं किसको, लिग्नाइट को, किसको, लिग्नाइट को। कोयले के भंजक आश्वन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त नहीं होता, तो क्या प्राप्त नहीं होता कोयले के भंजक आश्वन से, अरे भाई यार कोयले का भंजक आश्वन करोगे, आप प्रक्रिया कर रहे हो कोयले की और बोलोगे इससे तेल निकले, पेट्रोल निकले, ऐसा होता है, नहीं होता। कोयले से कार्बन वाली चीजें निकलेगी, देखो कोल तार निकलेगा, एक लिक्विड जैसा पदार्थ, कोक भी निकलेगा और कोल गैस भी निकलेगी, लेकिन पेट्रोल कोयले से कहां निकलेगा, तो होगा आंसर क्या, पेट्रोल। बायोगैस, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा, आप बताओ कि बायोगैस होती है जो गोबर गैस होती है उसमें मुख्य घटक, घरों पे बहुत से घर ऐसे हैं जहां पे आज भी गोबर गैस से खाना बनता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस से खाना बनता है, तो वो कौन सी गैस से बनता है, वो बनता है मेथेन। आपके पास देखो CH4 लिखा है, तो मेथेन का सूत्र होता है, तो ये सूत्र याद रखना, रासायनिक समीकरण या रासायनिक में सूत्र कहूं तो CH4 होता है मेथेन का, आपको याद रखना है। चलिए 15 क्वेश्चन हमने किया, बहुत प्यारे क्वेश्चन है बहुत, और अपने आप एक क्वेश्चन अपने आप में कई क्वेश्चन को समाहित किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक क्वेश्चन है। मैंने एलपीजी देखो फुल फॉर्म पढ़ा, एलपीजी का ये पढ़ा, मतलब एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन है लगातार, ठीक है। चलिए आइए ठीक है, आ जाइए आगे हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक होता है, तो सबसे कम हानिकारक पर्यावरण के लिए हाइड्रोजन। अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है चलाई गई है हरियाणा में, यदि करंट अफेयर आपने पढ़ा है तो आप कर पाओगे। शायद जींद से सोनीपत तक चली है क्या, ऐसा ही है ना, जींद से शायद सोनीपत तक चली है, एक बार आप कंफर्म कर लेना, पर मुझे लग रहा है कि जींद से सोनीपत तक चली है, मतलब हरियाणा में, ठीक है। तो हाइड्रोजन से पहली चलने वाली भारत की ट्रेन है जींद से सोनीपत तक, हरियाणा राज्य में चली है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के लिए किस प्रकार के स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय स्रोत होते हैं भाई, ठीक है। ईंधन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप मुक्त रूप से क्या बनता है, तो जब ईंधन पूरा जलता है या जलने वाला होता है या जलन पकड़ता है तो क्या निकलता है, उससे निकलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस निकलती है, ईंधन के अपूर्ण दहन से, अपूर्ण दहन से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं CO। याद रखना, वाटर गैस का रासायनिक मिश्रण क्या होता है, तो वाटर गैस का रासायनिक मिश्रण होता है CO+ का H2, याद रखना।
प्रोड्यूसर गैस। अब बाबू यार बताओ, क्या प्रोड्यूसर गैस एग्जाम में नहीं आता? क्या लगातार पूछा जा रहा है, डेली एग्जाम में पूछा, मतलब कोई भी एग्जाम तो होते रहते हैं ना, मतलब लगातार ही आने वाले क्वेश्चन। अब आप बोलोगे हमको ये नहीं पढ़ना, हमको इस पीडीएफ को नहीं लेना, हम क्यों नहीं ले, ऐसा मत लो यार, अपने साथ धोखा कर रहे हो। अगर ऐसी चीजें तुमको पढ़ने को मिल रही हैं, नहीं पढ़ रहे हो, मैं बोलता हूं इस पीडीएफ में तुमसे 10 क्वेश्चन बने हैं, लेकिन इसमें 250-300 क्वेश्चन है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लगातार पढ़ोगे ना तो चीजें और भी याद होती हैं। नहीं करना मत करो। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो प्रोड्यूसर गैस CO और N2 का क्या होता है? मिश्रण होता है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को हम क्या कहते हैं? तो रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को हम क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। समझ में आ रहा है शुभम कुछ? ठीक है। आगे लिखा है कि जेट विमानों में मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो विशेष प्रकार का एक केरोसिन होता है। जेट विमान आप समझ रहे हो ना, ये हवा में उड़ने वाले जो विमान होते हैं, तो उनमें एक विशेष प्रकार के केरोसिन का उपयोग, मतलब क्या, विशेष प्रकार का एक केरोसिन होता है, उसका उपयोग यहां पे किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल का मिश्रण मुख्य रूप से किस काम आता है? मतलब अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल का मिश्रण मुख्य रूप से किस काम आता है? तो ये औद्योगिक विस्फोटकों के काम आता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे आते हैं हम। क्वेश्चन क्या लिखा? वाहनों में सीएनजी का उपयोग मुख्य रूप से क्या लाभ देता है? जो वाहनों में सीएनजी होता है उसका मुख्य लाभ क्या होता है? तो क्या होता है? यह कम धुआं और न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करती है। कौन सी? सीएनजी। आपने देखा है सीएनजी की काफी गाड़ियां चालू हो गई हैं, सीएनजी की बड़े बड़े वो भी लग गए हैं, क्या बोलते हैं उसे, जैसे पेट्रोल की टंकी लगती है, वैसे सीएनजी में भी बहुत सारे टंकी लग गए हैं और सीएनजी भी आपको मिलने लगा है। सीएनजी का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। हमने सब कुछ आपको बताया है यार, ठीक है। और आप लगातार यदि अपडेट हो, लगातार यदि वीडियो को आप देख पा रहे होगे ना, तो आपको लग रहा होगा कि यस भैया यार बहुत अच्छी पीडीएफ है। और जो नहीं देखेगा, हवाबाजी करेगा, उसको नहीं समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक ईंधन मतलब सेकेंडरी फ्यूल है? अब आप बताओ सेकेंडरी फ्यूल कौन सा होता है? केरोसिन। बाबू हमने अभी पढ़ा प्राथमिक ईंधन जो सबसे हर जगह उपस्थित रहता है, तो कौन सा होता है? लकड़ी। आप कहीं भी जगह लकड़ी आपको हर जगह मिलेगी, वो प्राथमिक ईंधन कहलाता है। लेकिन द्वितीयक ईंधन की बात की जाए तो केरोसिन, मतलब थोड़ा सा ईंधन में सस्ता, पर अभी इसका भी रेट महंगा हो गया, तो केरोसिन आपको याद रखना है। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के दहन के उत्पादों के कारण बनती है? तो अम्लीय वर्षा, ये जो वो है वर्षा है, वो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब SO2 और NO2 से होती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा मतलब ये गैसें जो तो इस वर्षा के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपने देखा अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग भी फीका हो गया है, कई चीजें हैं। ठीक है, मोमबत्ती की ज्वाला कि किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है? तो मोमबत्ती का जो बाह्य क्षेत्र होता है, मोमबत्ती का जो बाह्य आवरण होता है, ये वाला आवरण, ये वाला, इसका ताप सर्वाधिक होता है। बायोगैस संयंत्र में बायोमास का अपघटन किस स्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि द्वारा होता है? तो पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन के द्वारा होता है। ठीक है, अंजना कल तुम्हारा पेपर है, हाँ ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने आज कर पाएंगे उतने करेंगे। चलो, चाहे जितने घंटे की वीडियो बनी, ठीक है, ट्राई करते हैं कि आज ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, जिससे तुम ज्यादा क्वेश्चन देख पाओगे। चलो, जब तक जान है तब तक जहान है, ट्राई करेंगे आज की ज्यादा क्वेश्चन बना पाए। ठीक है, संतोष पानी पिला देना एक बार थोड़ा सा। ठीक है, लिखा है प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? पेट्रोलियम कुओं में कच्चे तेल के ऊपर पाई जाती है। कौन सी? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर पे आते हैं हम। 27 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट मान कहते हैं, सॉरी ऊष्मीय मान कहते हैं, सॉरी। ठीक है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रा क्या होता है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान का मान, आप देखो आपके पास ना इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है और हिंदी में भी लिखा हो सकता है, आपको दोनों याद रखना है कि किलो जूल प्रति किलोग्राम और किलो जूल प्रति किलोग्राम, आपको याद रखना ईंधन के ऊष्मीय मान का
मात्रक होता है। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी, अब बताओ। ये क्वेश्चन लगातार पिछले बार जब पटवारी का एग्जाम हुआ था अभी नेक्स्ट मंथ पिछले सीजन पे, तो ये क्वेश्चन आया था ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ग्लोबल वार्मिंग की क्या होती है, मुख्य अपघटक और उत्तरदायी गैस होती है। रसोई गैस को सिलेंडरों में किस अवस्था में भरा जाता है, तो रसोई गैस को सिलेंडरों में मतलब अति उच्च दाब पर द्रव अवस्था में। आपने देखा कि आप सिलेंडर उठा देखो, ऐसे करो, ऐसा लगेगा कि उसमें पानी भरा हुआ, बिल्कुल वो अति उच्च दाब पर द्रव के रूप में रहता, मतलब द्रव में मिली हुई रहती है, अगर मैं ऐसा कह दूं तो। ठीक है, चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या लिखा, 31 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस ईंधन का उदाहरण है, तो ठोस ईंधन कौन सा है बाबू यार, पेट्रोल ठोस थोड़ी ना है, डीजल ठोस थोड़ी ना है, गैस थोड़ी ना है, ठोस, ठोस क्या है, कोयला। ये देखो कोयला, पेट्रोल किसी को फेंक के मारो लगेगा, डीजल फेंक के मारो, सीएनजी गैस फेंक के मारो, मतलब गैस का सिलेंडर ना मारना किसी को कि गैस का सिलेंडर फेंक के मारो, सीएनजी गैस, अब ये गैस मारो, इसे गैस से गैस लड़ाई करो नहीं होगा ना, लेकिन कोयला फेंक के मारो एक तो, ये बड़ा कोयला मारो, अभी वो है कांड हो जाएगा, समझो बात को। लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो लकड़ी को जब हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है भाई, इससे बनता है क्या, चारकोल। ठीक है, चारकोल लकड़ी की तुलना में एक बेहतर ईंधन क्यों माना जाता है, क्यों, इसका ऊष्मीयमान अधिक होता है और यह धुआं नहीं बनाता। पावर एल्कोहल क्या होता है, तो पावर एल्कोहल होता है पेट्रोलियम और एथेनॉल का क्या होता है, मिश्रण होता है। गैसोहोल किन दो घटकों का मिश्रण है, तो गैसोलीन, गैसोहोल किसका, गैसोलीन, गैसोलीन हम कहते हैं पेट्रोल को बाबू, याद रखना, तो पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण होता है क्या, गैसोहोल, और हम पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं, याद रखना। बायोगैस संयंत्र में शेष बचे का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो जो बायोगैस संयंत्र होता है उसमें जो शेष बचा हुआ मटेरियल, उसका मतलब जो गोबर होता है, आप देखे हो ना गोबर गैस, कैसे बच्चों वाली बातें क्या करते हो, गोबर गैस देखे हो ना, बहुत सारी गोबर गैस काफी समय जब हो जाता है उसको निकाल के लोग खेतों में डालते हैं ना, तो किसका काम करती है, जैविक खाद का भी काम करती है गोबर गैस का, जो मलमा रहता है, तो उत्तम खाद का प्रयोग, ठीक है, उत्तम खाद के रूप में। नाभिकीय ईंधन में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो नाभिकीय ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं इसमें, ठीक है। यूरेनियम में कौन सा मॉडल, यूरेनियम में 235, ये भी याद रखना, कई बार जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो यूरेनियम 300 कुछ भी करके, तो यूरेनियम 235। ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या आपको पता है ना, जब पेट्रोल की शुद्धता को मापते हैं तो ऑक्टेन संख्या हम लेते हैं। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए हम ऑक्टेन संख्या, और पेट्रोल को हम गैसोलीन कहते हैं। सीटेन संख्या किसकी गुणवत्ता को मापता है, तो डीजल को मापने के लिए हम सीटेन संख्या का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छतम ईंधन का उदाहरण है, तो कौन सा स्वच्छतम ईंधन है, तो कौन सा, प्राकृतिक गैस एक स्वच्छतम क्या है, ईंधन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें याद रखना है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छे और बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन। मैं बार बार बोलता हूं यही क्वेश्चन लगातार आपके रिपीट हो रहे हैं, और लगातार आप जाके देखो ग्रुप डी का किसी भी दिन का शिफ्ट उठा के देखो, आप किसी भी दिन का पता चल जाएगा। मार्स गैस किसे कहते हैं, आप बताओ। मार्स गैस हमने पढ़ा है कि मार्स गैस मीथेन का सूत्र होता है CH4। कोयले की खदानों में अक्सर होने वाले विस्फोटों के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है, तो कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने में सबसे बड़ी व्यापारिक चुनौती क्या है, अब आप बताओ। यदि ईंधन के रूप में आप हाइड्रोजन का उपयोग करते हो, जैसे हरियाणा की झील से सोनीपत तक जो हाइड्रोजन से ट्रेन चली, उसकी मतलब क्या बड़ी व्यापारिक चुनौती क्या है, उसके लिए चुनौती क्या है, तो उसकी चुनौती है कि इसका भंडारण एवं परिवहन अत्यधिक कठिन और जोखिम भरा है। आप ये सोचो ना यार बाबू कि हाइड्रोजन गैस चलो दिल्ली में बनी, ठीक है, दिल्ली से हाइड्रोजन गैस जो है तो हमारे यहां भेजी जा रही है मध्य प्रदेश। अब जरा से उस टैंकर में लीकेज, जरा सी लीकेज, सारी की सारी हाइड्रोजन गैस को उधर से आते आते खत्म। अब ये सोचो, ठीक है, तो उसका भंडारण करना थोड़ा सा कठिन है, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन, परिवहन उसका कठिन है, जोखिम भरा परिवहन है, कुल मिलाकर ऐसा समझो। मोमबत्ती के जलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो मोमबत्ती के जलने पर कैसा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है।
पूर्ण दहन के क्षेत्र का रंग कैसा दिखाई देता है? जब पूरा दहन होता है तो पूर्ण दहन के क्षेत्र में कैसा रंग दिखाई देता है? आपने देखा होगा नीला। जब भी आप आग जलाते देखो, लकड़ी जब जलती है और लकड़ी जलते 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 कोयला बनती है धीरे धीरे, तो कुछ समय बाद उसकी लौ बहुत एकदम मतलब नारंगी कलर की रहेगी, एकदम संतरे की कलर की। लेकिन जब लकड़ी बहुत ज्यादा जलते 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 राख में बदलने लगती है तो उसकी लौ धीरे रहती है और वो नीले कलर की जलती है। देखा है ना? सेम वही यहाँ पे आपके लिए कहा गया है। ठीक है, तेल की आग मतलब ऑयल फायर को बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? अब आप सोचो कि तेल से कहीं पे आग लगी है तो आप पानी डालोगे क्या? नहीं बाबू, पानी नहीं डालते हैं। सुनो, पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? कारण उसका क्या है कि पानी तेल से भारी होता है, इसलिए तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है। आपने देखा हो कि नदी में कोई तेल फेंक दे और आप ऐसे जाके माचिस मार दो, उससे माचिस मार दो, आग लगा दो, तो वो तेल जितना होगा उस पानी में ऊपर सारा का सारा तेल जलेगा, उस पानी में आग लग जाएगी। अब सोचो, पानी में आग लग जाएगी मतलब तेल का जो क्या होता है, तेल पानी से भारी होता है तो पानी पे नहीं मिलता, वो अलग ही ले। आप सरसों का तेल ले लो, कोई तेल ले लो, पानी पे आप मिलाओ, देखो अलग अलग ही दिखता है, वो दिखता है ना। तो उसका वो रीजन होता है, क्यों? क्योंकि तेल का जो भार होता है पानी के भार से ज्यादा होता है। ठीक है। विद्युत उपकरणों और तेल की आग बुझाने के लिए सबसे प्रयुक्त अग्निशामक कौन सा होता है? अब आप बताओ कि विद्युत से आग लगी हो, ये अपने ऑफिस में रखा है क्या प्रिंस? ये कहां पे रखा है? ये निकला रखा है कि बड़ा रखा है? ले गया, उसको दिखाते हैं एक बार। ठीक है, विद्युत उपकरणों और तेल की आग बुझाने के लिए सबसे प्रयुक्त अग्निशामक कौन सा होता है? तो ये एक्सटिंग्यूशर बना होता है। देखो, ये फायर एक्सटिंग्यूशर इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग, इसमें एक छोटी सी क्लिप लगी होती है, यहाँ पे क्लिप लगी होती है, उस क्लिप को जैसे ही खींचोगे और जहां पे भी आग लगी हो, किसके द्वारा? विद्युत, जैसे तारों में आग लगी हो, विद्युत उपकरण और तेल की आग बुझाने के लिए हम इसका फायर एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें जो भरा होता है वो कौन सा लिक्विड होता है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2, अभी आ रहा है तो आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, कि फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज, और उसका मतलब यूज तो नहीं करेंगे क्योंकि महंगा आता है, हम आपको दिखा सकते हैं उसको भरा क्यों जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा कि जैसे सिलेंडर भी रेड रंग में रखा जाता है, रेड कलर का होता है, ये भी रेड, इसका भी एक संकेत है, इसका अपना ही एक मतलब है, बताएंगे हम धीरे धीरे सारी चीजें। गोबर गैस संयंत्र में जीवाणु किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा मेथेन गैस बनाते हैं? तो किसके द्वारा बनाते हैं? अवायवीय किण्वन के द्वारा ये मेथेन गैस बनाते हैं। कौन? गोबर गैस संयंत्र में जो जीवाणु है, किस प्रक्रिया द्वारा मेथेन? तो अवायवीय किण्वन के द्वारा। मैंने आपको बताया कि वायु का संचार थोड़ा सा कम किया जाता है उसमें, जिसके कारण से मेथेन गैस बनती। देखिए, ये फायर एक्सटिंग्यूशर, आपने ये देखा ना, ये दिखाई, इधर से आइए आप, उधर से। ठीक है, ये होता है फायर एक्सटिंग्यूशर कहते हैं। ये देखिए, ये होता है फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, इसमें जो भरी होती है वो भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसकी एक क्लिप है, ये मैं आपको क्लिप दिखा दूं, ये क्लिप लगी हुई है, ये क्लिप लगी है। यदि मैं इस क्लिप को खींच दूंगा और इसको दबा दूंगा, इसको यहां से मैं सीधा कर दूं, इसको यहां से मैं इसको निकाल के, इसको यहां से मैं से खींच के और इसको सीधा करके, एक क्लिप और ये बाल्ब लगा हुआ, इसको दबा दो ना, सारी की सारी गैस, मतलब इतना इसका फोर्स है कि फायर की आग लगी हो या तेल की आग लगी हो, वो क्या हो जाएगी? वो तुरंत बुझ जाएगी। तो ये होता है फायर एक्सटिंग्यूशर, हम इसको कहते हैं। इसमें जो यूज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। ठीक है, इसमें सारी चीजें लिखी भी हैं, देखो किस कौन कौन सी आग बुझाने के लिए इसका आप यूज करते हो, इसका यूज भी लिखा है, ये यूज इसका कैसे किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हैं। ठीक है, इसका वजन भी भारी है भाई, काफी ज्यादा इसमें भरी हुई है, और इसका मतलब ऐसी जगहों पे रखा जाता है जहां पे कभी अगर वायर से आग लग जाए, है ना, तो ऐसी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। ये लीजिए प्रिंस, रख लीजिए इसको। ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूशर हम इसको कहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। आगे आइए, हमने बताया गोबर गैस संयंत्र में जीवाणु किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा मेथेन गैस बनाते हैं? तो किसके द्वारा? अवायवीय किण्वन के द्वारा बनाते हैं। बायोगैस मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उत्पाद है? तो बायोगैस किसका उत्पाद है यार? मैंने अभी आपको बताया, जैविक अपशिष्ट का अपघटन। बायोगैस मैंने आपको बताया, गोबर गैस जो बनती है, तो उसमें आप क्या करते हो बताओ? आप अपने जानवरों का गोबर ले जाकर उसमें डालते हो ना, तो उससे क्या बनती है? उससे बनती है मेथेन गैस, और फिर आपके अंदर पाइप के द्वारा कनेक्शन होता है, उसके द्वारा खाना बनता है। तो सिंपल सा याद रखो कि बायोगैस मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उत्पाद है? तो जैविक अपशिष्ट का उत्पाद है। संश्लेषित गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? तो संश्लेषित गैस होता है CO और H2 का। ठीक है, याद रखना है,
चलिए आइए हम आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के किया, आगे भी हम करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है। मैं जितनी ऐसे चैप्टरों के, और इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। मैंने इस चैप्टर के शायद ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, काफी ज्यादा बनाए हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन क्या लिखा है। कोयले के रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था किसे माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो किसे माना जाता है? पीट कोयले को माना जाता है। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। घरों में सामान्यतः उपयोग होने वाला कोयला कौन सा कोयला होता है? तो बाबू यार, घर में जो हम कोयला उपयोग करते हैं ना, जैसे घरों में कोयले से खाना, जैसे सिगड़ी एक होती है, सिगड़ी सिगड़ी कहते हैं उसको। सिगड़ी में आप कोयला डालो और कोयला डालोगे तो ऊपर उसकी आंच आती है ना, उससे खाना बनता है। तो उसमें जो कोयला यूज होता है वो कौन सा कोयला होता है? तो बिटुमिस कोयला होता है। सीएनजी के वाहनों के लिए पर्यावरण अनुकूलन क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? इसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम होता है। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन के अलावा कौन सी गैस मौजूद होती है? तो ब्यूटेन के अलावा कौन सी गैस? प्रोपेन। आपने कई बार, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा कि एलपीजी में कौन सी गैस, अभी हमने पढ़ा कि ब्यूटेन गैस, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं प्रोपेन। बाबू यार, हमने आपको बताया एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें कुछ मात्रा प्रोपेन, कुछ मात्रा ब्यूटेन। यदि आपके पास ऑप्शन में प्रोपेन और ब्यूटेन है तो दिस इज माय राइट आंसर। ओके, गंध मैंने बताया कि एथिल मरकैप्टन, लेकिन हमने पढ़ा था मिथाइल मरकैप्टन। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईंधन के दहन से उत्पन्न कौन सी गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे घुटन होती है? तो कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जहां पे अधिकता होगी वहां पे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। एक बात मेरी समझना, ठीक ठीक है। आगे हम आते हैं, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। बायोडीजल का निर्माण मुख्य रूप से किस पौधे के बीजों से किया जाता है? जो बायोडीजल का निर्माण होता है किस पौधे से? तो उसका होता है रत्नजोत या फिर जेट्रोफा। जेट्रोफा एक पौधा होता है, इसके बीजों से जो है तो हम बायोडीजल के मतलब बायोडीजल के बीजों से हम जो है तो बायोडीजल का निर्माण करते हैं। कौन सा? रत्नजोत या फिर जेट्रोफा हम कहते हैं। पेट्रोल की नॉकिंग को कम करने के लिए पहले किस रसायन का एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो क्या? टेट्रा एथिल लेड का। ठीक है, अब क्या लिखा? सीसा रहित लेड की जगह क्या अच्छा, सीसा रहित जो पेट्रोल होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? याद रखना, बेंजीन, टोल्यून और एथेनॉल। बाबू यार, एथेनॉल आपने सुना है, अभी एथेनॉल जी का बड़ा एक मैटर उठा हुआ है। ठीक है, गाड़ियों में एथेनॉल, लेकिन वहीं पे जो भारत की जो गाड़ियां हैं उनके जो जहां पे गाड़ियां बनती है वो बोल रहे हैं कि हमारी इंजनों में हम गाड़ियां जो दे रहे हैं वो इंजन एथेनॉल की क्षमता सह सकते हैं, फिर भी इतना बड़ा विरोध चल रहा है। ठीक है, अभी आपने देखा रीवा क्षेत्र के हमारे सांसद साहब जी रौद्र रूप से उन्होंने कहा कि डीजल कहां से, तो बाप दे का, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग देखो वैध, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, आप एक पढ़े लिखे हो, आप जनता के नेता हो, जनता ने आपको चुन के बैठाया है, उनके ही माता पिता को आप बाप जैसे शब्दों का यूज करते हो, दिस इज अ रॉन्ग। ठीक है, आगे आइए। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग पीला क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है? अपूर्ण दहन और कार्बन के तप्त कणों की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन सा? लकड़ी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, याद रखना। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं आपको नहीं पता है क्या? जीवाश्म ईंधन होते हैं जो जमीन के नीचे से खोद के निकाले गए, जमीन के नीचे से। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। आपको बता देते हैं, जीवाश्म ईंधन कई वर्षों पहले पृथ्वी पे जब उथल पुथल हुआ तो नीचे की चीजें ऊपर, ऊपर की चीजें नीचे, बहुत जंगल थे घने, सब नीचे हो गए। वही जंगल जब नीचे हुए तो उनसे बना हमारे जीवाश्म ईंधन बने, तो पेट्रोल बने, डीजल बने और कोयला बना और भी कई चीजें। अब ये सब जब नीचे जलेगा, गर्म होगा तो गैसें भी बनेंगी, तो गैसों का निर्माण भी हुआ। तो एक होता है एक नवीकरणीय स्रोत, एक होता है अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिनका उत्पादन हम कर तो रहे हैं, लेकिन अगर वो खत्म हो जाए तो पुनः हम उनका उत्पादन कर सकते हैं, वो होता है नवीकरणीय। अनवीकरणीय जिनका एक बार उत्पादन हुआ, खत्म हो गया, तो उनका हम निर्माण या उनका उत्पादन हम नहीं कर सकते, वो अनवीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। आगे आते हैं हम 161 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है बायोगैस में मीथेन का अनुमानित परसेंट कितना होता है? तो बायोगैस में मीथेन का जो परसेंट होता है वो 55 से 75 होता है।
कोल तार का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में होता है? तो सड़क बनाने और सिंथेटिक डाई दवाइयों के निर्माण में कोल तार का यूज किया जाता है। कोक का उपयोग धातु निष्कर्षण में किस रूप में किया जाता है? तो अपचायक के रूप में। अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किस अम्ल की अधिकता से CO2 गैस उत्पन्न होती है? तो किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। ईंधन के रूप में लकड़ी जलाने पर पर्यावरण को मुख्य रूप से कौन सी हानि पहुंचती है? तो वनों की कटाई और अत्यधिक धुआं प्रदूषण होता है यदि हम ईंधन के रूप में लकड़ी का निर्माण, तो लकड़ी को हम जलन करते हैं। आप खुद सोचो ना कि आपके घर में यदि रोज लकड़ी से खाना बनेगा तो रोज लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, और रोज लकड़ी आपको चाहिए तो आप आज खाना बना है 10 दिन के लिए आप लकड़ी का जुगाड़ करोगे, तो आप जाओगे किसी हरे पेड़ को आप काटोगे, फिर उसकी लकड़ी सूखेगी 10 दिन के बाद, तब वो आपके यूज में आएगा। तो लकड़ियों का मतलब एक वृक्षों को कटाव होता है ना, तो वृक्षों का कटाव होता है, इसलिए थोड़ा सा ये क्या है, नुकसान होता है, मतलब हानि पहुंचाती है। वनों की कटाई होती है और ध्वनि भी अधिक प्रदूषण होता है, मतलब धुआं प्रदूषण होता है, मतलब वातावरण में उसका जो लकड़ी का धुआं होता है वो अलग प्रदूषण फैलाता है, तो धुआं प्रदूषण होता है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। किसी ईंधन के जलने पर जो अवशेष राख बचता है वह मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? आप सोचो कि आपने लकड़ी को जलाया या कोई भी चीज आपने जलाया, उससे जो राख बचती है, ठीक है, जो राख बची वह किसका किसका मिश्रण होता है? तो वह किसका होता है? अकार्बनिक खनिज लवण का होता है। तेल कुओं में ड्रिलिंग के दौरान सबसे पहले कौन सी गैस निकलती है? बाबू यार तेल का कुआं, इराक सुना है ना आपने? इराक की राजधानी शायद बगदाद है, सुना है ना? वहां पे तेल के अधिकतर कुएं हैं। वहां पे जब जमीन पे जब ड्रिलिंग की जाती है तेल को निकालने के लिए, तो क्या होता है? सबसे पहले कौन सी गैस? एक गैस निकलती है। कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस, जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। आपने हमारे भारत देश में भी सुना है कि कई ऐसी बहुत सी कुआं हैं कि व्यक्ति नीचे उतरते हैं और उस गैस पे कोई एक अलग सी गैस का रिसाव होता है जिसके व्यक्ति वहीं पे डेथ हो जाती है ना। मतलब बहुत सारी ऐसी जगहें हैं अपने यहाँ पे दुर्लभ है, और मैं क्या क्या चीजें कहूं, ठीक है, कि लोग उतरते हैं नीचे और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। एक को बचाने के दूसरा भी उतरा, वो भी मर जाता है। मतलब बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। तो वहां पे जो गैस चाहिए हमको, उस गैस के अलावा वहां से दूसरी गैस की मात्रा अधिक है, इस कारण से हम एडजस्ट नहीं कर पाते, सांस लेने में दिक्कत और वहां पे दम घुट जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? अभी बताओ। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। और अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि इसके केवल रख रखाव, भंडारण और परिवहन में खर्च है। यदि ऐसा कर दिया तो भविष्य का ईंधन जो है तो हाइड्रोजन है। और वास्तव में यार आगे चल के जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर, सारी गाड़ियां हाइड्रोजन से चलने वाली हैं। ये चीज आप कंफर्म मान लो, हाइड्रोजन से चलने ही वाली है। मैंने आपको बताया कि एक नवीकरणीय, मैंने बताया यार, समझो कि पेट्रोल डीजल अनवीकरणीय स्रोत है। आज है धीरे धीरे जमीन से उनका उत्पादन मतलब निकाला जा रहा है, खोद के ड्रिलिंग करके। आप कुछ भी सोचो, क्या वो हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो जो हमेशा नहीं रहेंगे तो उसके लिए कोई एक ऐसा माध्यम तो होना चाहिए ना कि जो वाहन है आज के कल के वो बंद ना हो, है ना। तो हाइड्रोजन से इसलिए निर्माण किया गया है कि जो भी बहुत सारे इंजन बन रहे हैं, सारी चीजें, तो वो हाइड्रोजन से भी चल पाए। कारण यही है उसका। गैस वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग ऑक्सीजन के साथ मिलाकर किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद रहेगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी गैस स्वयं जलती है परंतु जलने में सहायक नहीं होती? आप बताओ, स्वयं जलेगी पर किसी भी गैस के साथ जलने में सहायक नहीं होती, तो कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। जलने में जो सहायक होती है वो होती है कौन सी? ऑक्सीजन गैस। आप माचिस की तीली मारो, चलो एक बार बताता हूं। माचिस की तीली मारो, आपने एक मोमबत्ती जलाई, अब मोमबत्ती जल रही है। आप एक बड़ी सी ग्लास ले जाओ और उस ग्लास से उस मोमबत्ती को आप ढक दो। ये मोमबत्ती है, आप ढक दो, बस लौ पे नहीं टक रहा है, वो ढक दो। आप देखोगे कुछ समय बाद, मतलब कुछ पलों बाद, कुछ सेकंडों बाद वो मोमबत्ती ऑलरेडी जलना बंद हो जाएगी। कारण क्या है? उसका ऑक्सीजन से संपर्क टूटा, और जैसे ही ऑक्सीजन से संपर्क टूटेगा जलना बंद हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑक्सीजन जलने में सहायक है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं। शुभम समझ में आ रहा है? ठीक है, जा रहा कुछ दिमाग में, जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, कोई बात नहीं।
अग्निशामक के रूप में CO2 गैस काम कैसे करती है? तो अग्निशामक के रूप में CO2 गैस कैसे काम करती है? तो यह हवा की सप्लाई काटकर ईंधन को ठीक कर देती है। ये देखिए अभी जो हमने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया ना, इसका जब फॉग निकलता है, इसका जब स्प्रे हम करते हैं तो हवा ये ऑक्सीजन का सप्लाई काट देती है, ऑक्सीजन वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए वो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और जलने के लिए सहायक क्या है? ऑक्सीजन गैस। सिंपल सी चीजें। चलो आगे आते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? हमने आपको बताया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये लीजिए भाई, देख लीजिए एक बार, वही है क्या? बिल्कुल वही है। सीएनजी का पूरा नाम हमने आपको बताया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में सबसे कम ताप पर प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? पेट्रोलियम गैस होता है। चलिए 75 क्वेश्चन हमने किया, और भी भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार। मैं जितनी प्रशंसा करूं ऐसी किताबों की, ऐसे क्वेश्चन की, उतनी कम है। आपके पास है ना इतना खतरनाक कंटेंट, इतनी खतरनाक चीजें डिलीवर हो रही हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी यार। एनसीईआरटी सीरीज मिलना, एनसीईआरटी सीरीज के क्वेश्चन मिलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सॉल्यूशन तो सब करा रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज अपने आप में सारी बुकें एनसीईआरटी से मिलकर बनी है। सोचो आपके पास पूरा का पूरा छटा छटा मटेरियल है, पूरा एकदम। इसके बाद आपको साइंस पढ़ना ही नहीं है, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायो। आ जाइए, गोबर गैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य मात्रा में कौन सी दुर्गंध युक्त गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड हम कहते हैं, H2S कहते हैं। रसोई घर में उपयोग की जाने वाली एलपीजी का मुख्य उपयोग किस रूप में होता है? तो ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का हम क्या करते हैं? यूज। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कौन सी गैस भरी होती है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि इसमें होती है प्रोपेन, और प्रोपेन के साथ कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। ये दोनों गैसें इसमें भरी होती है। मैंने आपको बताया कि इसमें जो गंध निकलती है, वो गंध किस गैस के कारण? मैंने आपको बताया मिथाइल मरकैप्टन या फिर एथिल मरकैप्टन। समझ लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना। गोबर गैस संयंत्र के किस भाग में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट का अपघटन करते हैं? तो कहां करते हैं? डाइजेस्ट टैंक में। गोबर गैस का जगह जहां पे निर्माण किया जाता है ना, तो उस टैंक को सीमेंट से बनाया जाता है। सीमेंट से या किसी मेटल का टैंक बनवा के आप गाड़ दो उसमें ले जाके, है ना, तब इसमें जो है तो ये क्रियाएं होती हैं। उस टैंक को कहते हैं डाइजेस्ट टैंक हम कहते हैं। निम्नलिखित में से ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? कौन सा ईंधन है जो सबसे कम? मैंने अभी आपको बताया यार, कौन सा? हाइड्रोजन। इसलिए हमारी जो सरकार है ना, तो हाइड्रोजन के उत्पादन में, हाइड्रोजन से चीजें चलाने में ज्यादा बल दे रही है, ठीक है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? अब बताओ। काला सोना, हमने काला सोना पढ़ा था किसको? कोयले को। लेकिन काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्यों कहते हैं? सुनो, क्योंकि इसके अत्यधिक व्यापारिक और औद्योगिक महत्व के कारण इसको जो है तो हम काला सोना। अभी अगर मैं यहाँ पे काला सोने की जगह कोयला लिख दूं ना, सभी लोग सोना कोयले को ऑप्शन मार दोगे। पर देखो, काला सोना हम किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। और क्यों? इसके अत्यधिक व्यापारिक और औद्योगिक महत्व के कारण हम कहते हैं, ठीक है। कहां पे टच हो गया भाई? ये कहां पे टच हो गया यार? ये है, इसको ऊपर कर दें। चलो कोई नहीं, ठीक है, अभी हट जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम आते हैं। आगे हमारा सवाल क्या लिखा है, आगे हम देखते हैं, ठीक है। आगे हमारा लिखा है 81 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन है कि कोक गैस मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण है? तो ये किसका है? CH4H2 और O का मिश्रण है, ठीक है, CO का। द्रव ईंधन का एक प्रमुख लाभ ठोस ईंधन की तुलना में क्या है? तो इसका लाभ है इसे आसानी से नियंत्रित और पाइपलाइनों द्वारा क्या होता है? ले जाया जा सकता है। भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस, ट्रैक्टर में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो अभी तक नहीं पता होगा कि डीजल का उपयोग आखिर इसमें क्यों किया जाता है। कारण सुनो, यह पेट्रोल से सस्ता और अधिक कार्य क्षमता वाला होता है। मतलब जो डीजल इंजन होता है वो क्या होता है? ज्यादा मेहनत वाली चीजों को कर पाता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी हैवी बड़े बड़े वाहन होते हैं ना, उसमें डीजल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल की क्षमता उतनी नहीं होती जितनी क्षमता डीजल की होती है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? बताइए। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अरे यार ये नहीं हो तो तुम जलाओगे कैसा? पोषक गैस ऑक्सीजन। यार मैंने बोला कि ऑक्सीजन होगी तभी तो आप जला पाओगे।
ज्वलन ताप जब होगा तब तो कर पाओगे। सूर्य के प्रकाश ना बाबा ना, आप अंधेले में भी लाइट मारो ना, आप अंधेले में कोई चीज जलाओ जल जाएगी। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है उसके लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर मेरा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग, मैंने अभी आपको बताया, ज्वाला का सबसे गर्म भाग अदीप्त बाह्य क्षेत्र। अदीप्त बाह्य क्षेत्र बोले या बाह्य क्षेत्र बोले, आंसर वही है आपका। ठीक है, चलिए आइए आगे हम चलते हैं, 86 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कि बायोगैस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए करने पर किस प्रकार का चक्र प्राप्त होता है, तो कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा चक्र मिलता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में सबसे भारी अंतिम अवशेष के रूप में क्या बनता है, तो एस्फल्ट बिटुमेन बनता है। लकड़ी का कोयला बनाने के समय वायु की उपस्थिति में लकड़ी को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भंजक आसवन। बायोगैस संयंत्र में गैस बनने की प्रक्रिया किस तापमान सीमा में सबसे तेज होती है, तो किसमें होती है, 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन रसोई गैस में संतृप्त अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा, प्रोपेन और ब्यूटेन। याद रखना हाइड्रोकार्बन रसोई गैस, जब भी आपके पास रसोई गैस जैसे शब्द का प्रयोग हो, ऑलवेज आपको प्रोपेन और ब्यूटेन टिक करना है। ठीक है, ईंधन के ज्वलन ताप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए भाई, आपके पास क्वेश्चन लिखा है कि ईंधन के ज्वलन ताप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो बोलिए कि आदर्श ईंधन का ज्वलन ताप कमरे के ताप से थोड़ा अधिक होना चाहिए। ऑयल रिफाइनरी में कच्चे तेल को गर्म करके अलग अलग घटकों में बांटने का काम किस आधार पर होता है, ये होता है घटकों के अलग अलग क्वथनांक के आधार पर। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती है, तो श्वसन संबंधी रोग जैसे दमा अस्थमा होता है। सौर ऊर्जा को क्या प्राथमिक ईंधन माना जा सकता है, सौर ऊर्जा को लिखो नहीं, यह प्रत्यक्ष ईंधन ना होकर ऊर्जा का एक स्वरूप है। कौन, सौर ऊर्जा, याद रखना। ठीक है, प्राथमिक ईंधन नहीं है बाबू। ये बायोएथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से किस फसल के किण्वन में किया जाता है, तो गन्ना और मक्का के किण्वन में किया जाता है। ठीक है, अंतिम के 4-5 क्वेश्चन बचे हैं 100 होने पे। एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की अनुमानित मात्रा कितनी होती है, तो 90% सबसे शुद्ध माना जाता है। एलपीजी सिलेंडर में गैस का दाब बहुत अधिक क्यों रखा जाता है, ताकि अधिक मात्रा में गैस को द्रव रूप में छोटे आयतन में प्रवाहित किया जा सके। याद रखना, संपीड़ित किया जा सके, संप्राहित किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक आदर्श ईंधन की विशेषता नहीं है, तो जलने पर अधिक विषैला धुआं छोड़ना। ईंधन तेल का उपयोग मुख्य रूप से कहां किया जाता है, तो जहाजों और औद्योगिक भट्टियों में किया जाता है ईंधन तेल का उपयोग। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी को वाहनों में किस दाब पर सिलेंडरों में भरा जाता है, तो 200 से 250 बार एटमॉस्फेयर पर इसको क्या किया जाता है, भरा जाता है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन हम करते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा प्यारे क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए आइए आगे हम सवाल करते हैं। सवाल नंबर 101 लिखा है, एलपीजी का मुख्य दहन, क्या लिखा है, एलपीजी का मुख्य दहन उत्पाद क्या होता है, तो इसका उत्पाद क्या होता है, मैंने आपको बताया CO2 और H2O होता है। पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में प्राकृतिक गैस का मुख्य रासायनिक अंतर क्या होता है, मतलब पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में प्राकृतिक गैस में मुख्य अंतर क्या होता है, तो सीएनजी में छोटे हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि पेट्रोल डीजल में लंबे हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। कोल गैस का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो वायु की अनुपस्थिति में कोयले को उच्च ताप पर गर्म करने पर भंजक आसवन से कोल गैस का निर्माण होता है। मोमबत्ती के दहन में मोम का क्या कार्य है, तो यह पिघलकर धागे के माध्यम से ऊपर बढ़ता है और वाष्पित होकर जलता है। ध्यान से देखो, ये धागा एक होता है मोमबत्ती के बीचों बीच, ये धागा जलता जाएगा, मोमबत्ती पिघलती जाएगी, है ना, वो तरीका। और किसके कारण, पढ़ाइए, जो जलती है आपकी घर में जो लैंप होती है, लालटेन होती है, वो किस गुण के कारण जलती है, किस नियम के कारण, तो केशिकत्व के गुण के कारण। कई चीजें हैं, अभी क्वेश्चन आएगा, अभी मैंने केवल बताया है जस्ट। द्रवित प्राकृतिक गैस मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस
नेचुरल गैस में प्राकृतिक गैस को किस प्रकार से द्रवित किया जाता है? तो अत्यधिक ठंडा लगभग 162 डिग्री सेल्सियस और दाब लागू करके -162 डिग्री है। ठीक है, चलो आगे हम आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन हम करने वाले हैं मात्र। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम राख छोड़ता है? तो सबसे कम राख कौन छोड़ेगा भाई? प्राकृतिक गैस सीएनजी। डीजल इंजन में ईंधन का ज्वलन किस प्रकार का होता है? तो हवा को अत्यधिक संपीड़ित करके उत्पन्न उच्च ताप द्वारा। पेट्रोल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पार्क प्लग का उपयोग। ये देखो भाई, इसको हम क्या कहते हैं गाड़ी में? इसको गाड़ी में जब लगा होता है क्या कहते हैं? इसको प्लग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पार्क प्लग कहते हैं। पेट्रोलियम इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए देखो इसके कारण ही जलता है। जब ये शार्ट हो जाता है ना, जब ये शार्ट हो जाता है तो हमारी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होती, होता है ना। प्लग कहते हैं इसको, क्या फ्यूज, क्या कुछ कहते हैं इसको, अलग कुछ कहते हैं, याद नहीं कर पा रहे। प्लग, स्पार्क प्लग बोल देते हैं। ईंधन के कैलोरी मान को प्रयोगशाला में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बम कैलोरीमीटर का। बायोगैस के उत्पादन में किस प्रकार का कचरा सबसे प्रयुक्त माना जाता है? तो गीला जैविक कचरा, गोबर, सब्जी के छिलके, कृषि अपशिष्ट, ये सबसे ज्यादा गोबर गैस में डाला जाता है और इनसे गैस भी बनती है भाई, तभी तो खाना बनता है। ठीक है, मेथेन गैस निकलती है, बनती है। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे देखो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का दहन। केरोसिन, मिट्टी का तेल का उपयोग पेट्रोमैक्स या स्टोव में करते समय नीली ज्वाला प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है? पर्याप्त मात्रा में हवा का मिश्रण ताकि पूर्ण दहन हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ईंधन है? मैंने बताया नवीकरणीय, जिसका बार बार उत्पादन किया जा सके। तो अगर ये बताओ कि पेट्रोलियम एक बार खत्म हुआ तो कर पाओगे क्या? नहीं। कोयला कर पाओगे क्या? नहीं। प्राकृतिक गैस कर पाओगे क्या? नहीं। लेकिन बायोगैस तो आपकी मुट्ठी में है यार, डालो कितना गोबर डालोगे, गैस ही गैस बनेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। गैसोलीन मतलब पेट्रोल निम्नलिखित में से किसका दूसरा प्रचलित नाम है? मैंने किसका बताया? पेट्रोल का। गैसोलीन पेट्रोल का कई बार पूछा गया। एंथ्रेसाइड कोयले के जलने पर धुआं क्यों बहुत कम निकलता है? कारण क्योंकि इसमें वाष्पशील पदार्थ बहुत कम और कार्बन उच्च मात्रा में होता है, याद रखना। ठीक है, आगे हम आते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? गोबर गैस में मौजूद मेथेन गैस का निर्माण किन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है? तो मेथेजोनिक बैक्टीरिया के द्वारा। किस ईंधन के जलने पर वातावरण में सीसा प्रदूषण फैलने का खतरा होता है? तो लेटेड पेट्रोल। ईंधन की गुणवत्ता में स्पोटेनियस मतलब क्या लिखा है? स्पोटेनियस कॉम्बिस्टन मतलब स्वतः दहन अगर कह दो, तो अर्थ क्या होता है? ईंधन की गुणवत्ता में स्वतः दहन का अर्थ क्या होता है? बिना किसी बाहरी ऊष्मा या चिंगारी के पदार्थ का स्वयं जलना। जेट ईंधन मैंने आपको बताया कि मुख्य विशेषता क्या होती है? यह अत्यधिक जलने वाले तापमान पर भी द्रव बना देता है। ठीक है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है? तो पेट्रोलियम की उत्पत्ति किससे हुई है? पेट्रा मीन चट्टान और ओलम मतलब तेल। तो क्या चट्टानों से निकला हुआ तेल। आप कहते हो क्या पेट्रोलियम शब्द किससे उत्पत्ति हुई है? ठीक है, कोयले के खदानों में काम करने वाले श्रमिकों में कौन सा फेफड़े का रोग होने की संभावना होती है? बताओ कौन सा? उनको होता है क्या? उनको होता है ब्लैक लंग डिसीज कहते हैं उसे। हम क्या? ब्लैक लंग डिसीज कहते हैं, या फिर उसी को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोसिस कहते हैं, याद करना। ईंधन के रूप में लकड़ी के स्थान पर एलपीजी का उपयोग करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? लकड़ी के स्थान पर एलपीजी का यदि उपयोग करती हैं। सुनो, बहुत गैस के लिए मरे जाते हो ना कि गैस में खाना बनाएंगे, नहीं तो आज ना बनाएंगे, जाओ खा लो, है ना? क्यों? देखो कारण। एलपीजी को महिलाओं में कौन सा स्वास्थ्य की कौन सी समस्या होती है? क्या होती है? आंखों और श्वसन संबंधी बीमारियों में कमी आई। अच्छा भाई, कमी आई है ये बोला, मैं पता नहीं क्या क्या बोल दिया। एलपीजी का जब से उपयोग हुआ तो क्या हुआ? आंखों की बीमारियां कम हो गई, धुआं लगना और स्वास्थ्य, क्योंकि धुआं निकलता था तो एलपीजी आने से इनमें कमी हुई। यार मैं तो अलग ही बोल रहा था कि चलो एलपीजी का भी बहाना मिल गया, जाके मम्मी को बोल लूंगा एलपीजी खाना ना बनाओ, बस समझो। ठीक है, वाटर गैस बनाने के लिए किस लाल तत्व कोक पर क्या प्रभावित किया, मतलब क्या प्रभावित किया जाता है? फिर से पढ़ते हैं। वाटर गैस बनाने के लिए
लाल तत्व जो कोक होता है उस पर क्या प्रभावित किया जाता है? तो जल वाष्प। प्रोड्यूसर गैस प्राप्त करने के लिए लाल तत्व कोक पर से क्या गुजारा जाता है? तो वायु गुजारी जाती है, वायु N2 और O2 मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम ऊष्मा उत्पन्न करता है? प्रति फिर दहन में सब न्यूनतम ऊष्मा उत्पन्न करता है, याद रखो। तो उपले मतलब सूखी लकड़ी, उपले बोले तो क्या? गोबर के जो कंडे होते हैं और लकड़ी क्या करते हैं? न्यूनतम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ये इसका क्या है आंसर भाई। आ जाओ 25 के बाद और अंतिम की स्लाइड है आपके लिए, ये आज की अंतिम स्लाइड है आपके लिए ये, ठीक है। चलो एक बार फिर से बता दूं मैं, जिन्हें भी ये स्लाइड लेना हो, जिन्हें भी ये सारी की सारी पीडीएफ लेना हो फिजिक्स केमिस्ट्री भाई की, तो आप ले सकते हो। बकायदा 51 रुपए पे करके मेरे आप यूपीआई आईडी पे और आपके व्हाट्सएप पे ये पहुंच जाएगी, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। आगे आते हैं, बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न गैसों में मुख्य रूप से किस यौगिक के कारण, मतलब कौन सा यौगिक के कारण नहीं होती, बल्कि यह एक गंधहीन गैस है? बताओ तो कौन सा? मीथेन के कारण। पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन में स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग में क्या एकत्रित होता है? तो का पेट्रोलियम गैसें। ईंधन के रूप में चारकोल का मुख्य घटक क्या है? तो क्या चारकोल का घटक है? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है? कौन सा? प्राकृतिक गैस। रॉकेट में द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। आगे हम आते हैं, आगे क्वेश्चन क्या लिखा है देखते हैं एक बार। लिखा हुआ है कि द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग मुख्य रूप से कहां किया जाता है? तो रॉकेट और अंतरिक्ष यान ईंधन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दहनशील नहीं है? तो कांच दहनशील थोड़ी ना है बाबू यार, कांच कहां जलता है? कागज चलो जलता है, लकड़ी भी जलती है, पेट्रोल, लेकिन कांच को जलाओ। आज घर में कांच से खाना बना के देखना, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनेगा कांच से। एक मेरे घर में तो बनता है कांच से, आप भी आज कांच से खाना बनाना। माचिस की डिब्बी के पार्श्व भाग पर लगने के लिए मुख्य रूप से क्या लगा होता है? तो क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस या कांच का चूर्ण हम उसे कहते हैं। माचिस की तीली के सिरे पर मुख्य रूप से कौन सा रसायन, देखो ये माचिस की डिबिया का था लाल फास्फोरस, लेकिन माचिस की तीली पर भी लगा होता है, तो क्या होता है? वो होता है कौन सा? पोटेशियम क्लोरेट या फिर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। कभी काला, कभी हरा, कभी लाल, कई रंग का होता है, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट एवं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड कहते हैं। रसोई गैस का भारी होना हवा की तुलना में किस बात का संकेत है? तो रिसाव होने पर यह नीचे धरातल फर्श पर क्या होता है? जमा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए भाई। ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है कि सीएनजी हवा की तुलना में कैसी होती है? कैसी होती है बाबू? हल्की होती है। लीक होने पर हवा में ऊपर उठकर क्या होती है? फैल जाती है। एलपीजी के सिलेंडर में दाब बढ़ाने पर ब्यूटेन किस अवस्था में बदल जाती है? तो ब्यूटेन द्रव अवस्था में, ब्यूटेन ही द्रव अवस्था में बदलती है। तभी जब गैस को ऐसे करते तो ऐसा लगता है कि पानी भरा है, ब्यूटेन द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है? तो कौन सी गैस है? CO2। गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी में कौन सी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। पैराफिन मोम किस प्रक्रिया का उत्पाद है? तो पेट्रोलियम के शोधन का है। चलिए अंतिम के 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं, 10 क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। नेफ्था का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो पेट्रोकेमिकल और उर्वरक में नेफ्था का उपयोग किया जाता है, याद रखना। डीजल ईंधन की स्फोटक क्षमता और प्रज्वलन गुण को किस पैमाने में मापा जाता है? डीजल ईंधन किसके द्वारा? सीटेन। और पेट्रोल की ऑक्टेन, याद रखना। यदि किसी ईंधन का ऑक्टेन नंबर अधिक है तो इसका अर्थ क्या है? उसमें नॉकिंग मतलब आस्फोटन कम होगी और वह बेहतर ईंधन होगा। यदि उसकी ऑक्टेन नंबर अधिक होगा तो बेहतर ईंधन होगा। अदीप्त क्षेत्र में दहन की स्थिति कैसी होती है? यार नीला होता है, मतलब पूर्ण दहन होगा। अदीप्त क्षेत्र ऐसा रंग का दिखाई देगा, मतलब पूर्ण दहन हो रहा है वो। मैंने आपको बताया जब आग धीरे धीरे कोयला बनने लगती है, राख बनने लगती है, तो आग की लौ हल्की नीली हो जाती है। ईंधन का कैलोरी मान किस बात पर निर्भर करता है?
ईंधन की रासायनिक संरचना और उसमें मौजूद कार्बन हाइड्रोजन की क्षमता पर निर्भर करता है। पेट्रोलियम गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक क्या होता है? बताओ, पेट्रोलियम गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक क्या होता है? क्या आवश्यक है? उच्च दाब और क्या? निम्न ताप। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे स्वच्छ माना जाता है? तो बायो एथेनॉल सीएनजी। और बायोगैस संयंत्र में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्यों आवश्यक है? मतलब ऑक्सीजन ना हो जहां पे बायोगैस बनता है, ताकि मैथेजोनिक जीवाणु जीवित रहकर अपघटन कर सकें। मतलब ऑक्सीजन पड़ेगी तो वो मर जाएंगे, सूख जाएंगे। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होने वाला ग्रीस किसका उत्पादन है? पेट्रोलियम का। और आज का अंतिम, अम्लीय वर्षा के कारण इमारतों, ताजमहल के क्षरण को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? मार्बल कैंसर। याद रखना है। सारे के सारे हमने क्वेश्चन किए। ये आपका चैनल एमपी एग्जाम बाय अंशुपति ज्वाइन कर लेना। नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नए हो तो ज्वाइन करना इस मेरे चैनल को। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।